सी क्वेश्चन नंबर 1 और टॉपिक का नाम आप सुन लें, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये हमारा जो है ना टॉपिक है आज। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्सरसाइज अहमद आपने की हुई है सारी? अहमद आपने ये सारी एक्सरसाइज की हुई है सारी? अच्छा नहीं, टिल क्वेश्चन 6। चलो यहाँ तक भी बड़ी बात है, माशाल्लाह। चलो हम शुरू में जरा आप देखो सारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा। The volume of wine in the bottles are normally distributed with the mean this and random standard deviation of this. Let X is the volume of the wine. X is normally distributed with 758 ml, 12 square. ठीक है कि नहीं? ये मैंने वो लिखा है, X is normally distributed with mu and variance। ठीक है कि नहीं? और आपने देखा a random sample of 10 bottle is taken and the mean volume is found। X dash आपका जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अराउंड 758, 12 स्क्वायर ओवर 10, ये इस तरह से। ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन इज लेस देन 750। Calculate the sample mean is less than 750. What is the probability that x dash is less than 750? ठीक है कि नहीं? अब 750 के साथ क्या होगा? z less than 750 minus 758 over 12 square over 10 under root। तो बात आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने की हुई है ये, माशाल्लाह। ठीक है। बात ये कि चूंकि अब मैंने काफ़ी अरसे बाद क्लास शुरू की है तो ज़ाहिर है बीच में वो एक सिस्टम सीक्वेंस ब्रेक कर जाता है। तो मेरा दिल है कि अब हम इसको बस शुरू रखें थोड़ा सा, ये तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैं इसको बेसिक से उठा कर चलाता हूँ। ठीक है बेटा? लेकिन क्योंकि अब मैं बार बार क्या नहीं कर सकता सबको वो। हाँ जी, क्या बना इससे? देखें इससे z की वैल्यू क्या आ रही है जरा जी, z लेस देन -2.018। और आपको पता है कि ये चीज क्या बनेगी? ये है, और ये 1 माइनस 5 2.018 और ये बनता है पॉइंट, क्या बताया अहमद आपने? दोबारा एक मिनट, सामने में आया था आपका आंसर, इधर एकदम हट जाता है आके ना, वो स्क्रीन पर आपका आंसर आया था, क्या आप बोल दें? 0.017 क्या था? 0.0176। ये अलबाब आपने भी किया हुआ ये वाली, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ये इस तरह से, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब आप ऐसा करें, क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर आगे इसको लेके चलते हैं जी। अच्छा देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी नॉर्मल थी और सेंट्रल लिमिट थ्योरम उस पर लगा है। अगला क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन 2 देखें क्या है। The heights of a new variety of sunflower can be modeled by a normal distribution with mean 2 and standard deviation 40 centimeter। अच्छा ठीक है। अब x is normally distributed with mean 2 का मतलब है 2, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 200 सेंटीमीटर और 40 स्क्वायर। ये 40 स्क्वायर उसके बेटा क्या है? मीन, और वो है ऐसा वेरियंस। ठीक है कि नहीं बेटा? ये मीन हो गया, ये वेरियंस होगी। ठीक है कि नहीं? इस तरह से, ठीक है कि नहीं? A random sample containing 50 sunflowers is taken and the mean height is calculated. What is the probability that the sample mean lies between 195 to 205? अब sample mean जो है वो 200, 40 स्क्वायर ओवर 50 होगा, क्योंकि 50 सनफ्लावर्स है, सैंपल साइज 50 है बेटा, सैंपल साइज 50 है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन लाइज बिटवीन 195 से लेकर 205 तक। तो ये बराबर किसके है? 195 माइनस 200 ओवर अंडर रूट
40 square over 50, Z 205 minus 200 over 40 square over 50 अंडर रूट। आगे तो आप कर ही लेंगे, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे तो आप कर ही लेंगे। मैं मजीद इसको आगे जेड शेड टेबल रीड शीट करना तो आपको आता है, मैं नहीं चाहता कि हम, ठीक है आजमेर वो ठीक है, मगर मैं बस चाहता हूँ कि बस यहाँ से आगे आप कर लेंगे, छोड़ देंगे। अब पार्ट बी देखें, इसका क्या है। पार्ट बी है 100 such samples, each of 50 observations are taken. In how many of them would you expect the sample mean to be greater than 210? ये क्या होगा, इसको कैसे करेंगे? वो कहता है जनाब कि आपने क्या कहते हैं सैंपल मीन, अच्छा इसका इस तरह कर लें कि पहले आप निकाल लें सैंपल मीन के 210 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 210 माइनस 200, वो 2 मीटर को मैंने 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर ओवर 50 और फिर इस पूरे का अंडर रूट का। ये बराबर किसके है? प्रोबेबिलिटी z लेस देन, इसका आंसर निकालें। इसका आंसर क्या है बेटा? जी, z ग्रेटर देन 1.7677। इसको हम अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.77 कर लेते हैं और ये बना लेते हैं ओ z, आई एम सॉरी यहाँ पर मैंने काम गलत कर दिया, ये बनेगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.77। जी ये क्या वैल्यू आती है? 1 माइनस 5 ऑफ 1.77 क्या आंसर आता है? कोई बता सकता है मुझे कि नहीं? 1 माइनस 5 ऑफ 1.77 बेटा क्या आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई बताए 1 माइनस 5 ऑफ 1.77 कितना है? 5 ऑफ 1.77 कितना है? आजमेर आंसर निकाल जी, इसका आंसर निकालना 0.0384। ठीक है, अब वो कहता है जनाब के 50 वैल्यूज का एक सैंपल, यानी 50 ऑब्जर्वेशन इकट्ठी हो जाए, 1 2 3 4 50 ऑब्जर्वेशन इकट्ठी हो जाए तो एक सैंपल बनता है। उसने कहा इस तरह के 100 सैंपल्स, इस तरह के 100 सैंपल, ठीक है, और किसी एक सैंपल में मीन की 210 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दें 0.0384 से, ये वो जो नॉर्मल आपने बायनोमियल का रिजल्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आप निकालते थे एनपी, ये वो वाला फार्मूला आप लगाएंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे 3.084 ऐसे 100 सैंपलों में से 3.84 सैंपल ऐसे होंगे और हर सैंपल 50 वैल्यूज का है कि जिसका सैंपल मीन जो है वो 210 से बड़ा आएगा। ये इसकी है लॉजिक इसमें। अब आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं? इसमें से क्वेश्चन नंबर ऐसा कर लेते हैं आप कि ऐसा कर लें जनाब के क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाए जनाब, इस क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि 2 रेड बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल्स आर प्लेस्ड इन अ बैग। चलिए हमने एक बैग बना लिया, ठीक है, इस बैग में 2 रेड बॉल्स, ठीक है, 2 रेड बॉल्स हैं और 2 वाइट बॉल्स, ठीक है, 2 रेड बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं, आर प्लेस्ड इन अ बैग। बैग्स आर बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। The random variable x is the number of white balls drawn before the first red ball is drawn. Okay. Before, let x is the number of white balls drawn before the first red ball is drawn. Okay. ठीक है, balls are drawn one by one at random without replacement. X is the number of white balls drawn before the first ball. Show that probability x is equal to 1 is this and find the rest of the probability distribution of x. हम डायरेक्ट x की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब x जो है
जीरो पूछे कब होगा, जब पहले हाथ ही रेड बॉल ड्रा हो जाएगी। रेड बॉल के ड्रा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 तब होगा जब पहले एक वाइट ड्रा हो फिर रेड ड्रा हो। तो वाइट के ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब, वो है जनाब 2/4, और उसके बाद 2/3 रेड ड्रा हो जाए, तो साथ ही वाइट मजीद ड्रा नहीं होगी। जैसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, ये 1/3 बनता है, और ये क्या बनता है 1/2। और दो वाइट कब आएंगी, कि पहले वाइट हो फिर वाइट हो फिर रेड। अब वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है 2/4, फिर वाइट के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, और फिर रेड तो निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि वाइट खत्म हो चुके होंगे। तो ये कितना बनता है 1/6। और अब x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनती हैं, 0, 1, 2, और प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है कि नहीं, ये बनती है। और आप मुझे बताएं इसे कहते, अच्छा खुद से ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जनाब, आप कह लें वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। खुद से ही ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, खाली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सारों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो ये सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब आप देखें इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, 0 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/6। तो ये आपके पास क्या बनता है 1/3, 2/3। 2/3, सही कह रहे हैं। और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें क्या होगी, 0 स्क्वायर 1/2 प्लस 1 स्क्वायर 1/3 1 प्लस होगी। 2 स्क्वायर 1/6। तो ये सिंप्लीफाई होने पर क्या बनती क्या है जनाब, 1 बनती, शाबाश, ठीक है। अब इसके बाद आप वो कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जी 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो ये 5/9 का आंसर है। ये नोट रखें कि ये पॉपुलेशन खुद जो है वो कौन सी पॉपुलेशन है, ये खुद सिंपल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है कि नहीं। इसमें जो एवरेज आपने निकाली है, आपने जो एवरेज निकाली है वो क्या निकाली है आपने, वो निकाली है आपकी आई है वैल्यू, वो आई है 2/3, ठीक है। और जो वेरिएंस आपने निकाली है वो आई है 5/9, ठीक है कि नहीं। अब इसमें इसका जो सैंपल मीन है, आपको पता है जो एवरेज है वो डेसिमल में जा सकती है, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। सैंपल मीन जो है वो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। पता चला कि पॉपुलेशन ओरिजिनली जोन सी मर्जी हो, पॉपुलेशन ओरिजिनल जोन सी मर्जी हो, सैंपल मीन हमेशा जो है वो नॉर्मल होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल। अब उसने कहा है जस्ट सैंपल मीन ऑफ 80 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस। अब 80 ऑब्जर्वेशन है तो सैंपल आपका सैंपल साइज कितना हो गया 80। तो आपका एक्स डैश इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2/3 5/9 ओवर 80, ये आपने लिखना। और प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकालनी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने वो क्या पूछा, वो पूछा उन्होंने आपसे कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स सैंपल साइज इज बिगर देन 0.75, तो ये बराबर किसके है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0.75।
ये किसके बराबर है? इस बराबर है। अब इससे z की वैल्यू क्या आ गई जी? तो बंदा z की वैल्यू बता सकता है मुझे कि नहीं? सर 1 आ रही है। 1 आ रही जी कसम सर। से? मुझे जी सर। यकीन नहीं आ रहा इस सारे की, इसमें 5 जी और सर। 9 भी है, नीचे 80 भी है। जी सर। बड़ी बात है। अजमेर आप कंफर्म करें कि आया वाकई 1 है या नहीं है। पाया 1 क्या आता है? पाया 1 क्या होता है? पाया 1 क्या होगा? मेरा ख्याल है फाया 1, अगर आप देखें, मुझे सही जुबानी याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हाँ ठीक है सही। अच्छा, फाई ऑफ 1 क्या होगा? फाई ऑफ 1 क्या होगा? फाई ऑफ 1.677 है मेरा ख्याल, देखें जरा फाई ऑफ 1 क्या होता है। कोई बंदा मुझे बताए जी, फाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? फाई ऑफ 1 0.8413, ये माइनस करें, 1 माइनस 0.84113 निकालें जी। तो मुझे फाई ऑफ 0.8413 की वैल्यू बताएगा। सर 0.1587। अच्छा, पीछे आंसर क्यों देखे? कोई जन्नती बच्चा जो है ना, पीछे आंसर भी देखे जरा। सर पीछे आंसर है 0.159। तो वही एक ही बात है, 0.59 इज सेम आंसर, वो इतना इशू नहीं। वो 3 डेसिमल प्लेस तक उन्होंने किया है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं जनाब, अल्लाह आपका भला करे। 15 पर आ, क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है। ये मैंने 16 पर इसलिए जंप मारी है कि आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया हुआ था, मैंने कहा चलो वो बोर ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है। इन अ सर्टेन नेशन men have a heights distributed with the mean of this and standard of this. Find the probability that a man chosen randomly has a height not less than this. ठीक है, अब ये let x is the height of a person, तो ये x हाइट कितनी है जनाब? 1.7, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 0.1 स्क्वायर, क्योंकि अगर आपने इसे मीटर में रखना तो इसे भी मीटर में रखना, अगर इसे सेंटीमीटर में रखना तो फिर इसे भी सेंटीमीटर में रखना। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कि हैज हाइट नॉट लेस देन 1 पॉइंट, इसकी अच्छा ये इसका क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल सवाल है, ये जो अभी जो पार्ट 1 है ना इसका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सादा सा सवाल है जो आपने S1 में पढ़ा। इसमें कुछ भी एन शेन से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन चोजन रैंडमली हैज अ हाइट नॉट लेस देन 1.83, कि उसकी हाइट 1.83 से कम ना हो, ज्यादा हो। और अगर वो कहता है ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन हाइट ऑफ 5%, जब वो इस तरह का मीन का बीच में लफ्ज लेकर आता है तो तब आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना था। अभी इसमें पार्ट 1 में आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं लगाना। पार्ट 1 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही इस्तेमाल होगी जो आप S1 में पढ़ते आए हैं सादी। क्यों? क्योंकि लफ्ज ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन चोजन रैंडमली। अगर वो कहता है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मीन हाइट ऑफ 10 मैन, फिर इस तरह की कोई बात करता तो तब आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना था। इसमें नहीं लगाना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन चोजन रैंडमली का मतलब एक बंदा चुना है और उसकी हाइट सिंपल 1.83 से कम ना हो। ये तो आप आराम से आगे कर लेंगे, इसको आगे करने की जरूरत तो नहीं, ये मैं कर लिख देता हूँ। चलें, ये लें, और यहाँ तक लिख के छोड़ देता हूँ, आगे नहीं करता, ठीक है कि नहीं? आगे तो आप आराम से कर ही लेंगे। आगे चलें जरा, इसका पार्ट बी देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज हाइट ऑफ 3 men chosen randomly is greater than 1.78 and probability that all 3 will have a height greater than 1.8? अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन है कि 3 मैन है जी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज हाइट ऑफ 3 मैन, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे आप, ठीक है कि नहीं? इसमें आपको, आप इसके साथ आप आगे प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज हाइट ऑफ 3 मैन इज ग्रेटर देन 1.78, वो यूं आपके आप इस तरह से लेके चलेंगे।
जी जी, probability x less than 1.78 is equal to probability z greater than 1.78 minus 1.7 over under root 0.1 square over 3 करके इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसका आप आंसर नहीं निकालें, यहाँ तक इसको आप छोड़ दें, ठीक है कि नहीं, आगे तो आप कर ही लेंगे। ये चीज इस तरह से। फिर वो कहता है जी एंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री मेन विल हैव अ हाइट ग्रेटर देन 1.83। इसका ये तीसरा पार्ट। अगला पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री विल हैव हाइट ग्रेटर देन 1.83। अब ये इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं लगना, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मीन हाइट ऑफ थ्री। अगर वो कहता ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन हाइट ऑफ थ्री मेन इज ग्रेटर देन 1.83, तो तब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते। आपको पता है एक बंदे की हाइट का 1.83 से बड़ा होना, इसका जो भी आंसर आएगा, उसका नाम आप P1 कह दें। उस P1 को उठा कर इधर ले, वो कहता है तीनों के तीनों ही 1.83 मीटर से लंबे हो, तो पहला बंदा भी 1.83 से लंबा हो, दूसरा भी 1.83 से लंबा हो, और तीसरा भी 1.83 से लंबा हो, तो P1 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। उसका मतलब पार्ट 1 के आंसर का क्यूब ले लेना है। और अगर आप नोट करें तो इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिर्फ क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में लगा है, जब उसने कहा जी एवरेज हाइट ऑफ 3। जब वो बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन हाइट ऑफ दिस, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज ऑफ दिस सैंपल, इस तरह की बात करें तो तब आपने लगाना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हर दफा नहीं लगा देना, ठीक है कि नहीं। और जब ओरिजिनल पॉपुलेशन खुद भी नॉर्मल हो तो फिर इस थ्योरम को सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते भी नहीं, बस इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन खुद नॉर्मल। तो आपने नोट किया कि मैंने ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला फैक्ट जो है, ये वाला फैक्ट मैंने सिर्फ पार्ट 2 में लगाया, हर जगह नहीं इसे लगाना, ठीक है। इस फैक्ट को सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं जब आप ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो। और इसी फैक्ट को आप सिंपल एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कह देते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कह देते हैं जब ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल हो। तो अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए, ठीक है। अच्छा मैं जरा आपकी अटेंडेंस लगा लूँ। आपको पता है बाज़ मैं आवाज़ लगाता हूँ कुछ सुन ही नहीं रहा होता। मैंने आज फिजिक्स की क्लास में शुरू में आवाज़ें लगाई तो जनाब उनके नाम तो शुरू में ही आ गए थे, लेकिन बहुत सारे शहजादों ने जवाब तक नहीं दिया, ठीक है। अहमद अब्दुलरहमान आप सुन रहे हैं? यस जी सर। अबादुद्दीन, जी सर। आजमेर भट्टी और अलबाब। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द डायमीटर x of 110 steel rod is measured in centimeter and the result is summarized as follows. n is equal to 110 और इनकी लेंथ की जो एवरेज सम है 36.5 है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर इनका कितना है 12.49। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज मेजरमेंट्स। अब देखिए इसमें वो आप बेसल्स करेक्शन नहीं लगाएंगे, n-1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको कोई सैंपल नहीं डिक्लेयर किया गया। ऐसा नहीं है कि स्टील रॉड्स की कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी और उसमें से आपने 110 का सैंपल ड्रॉ किया। अगर ऐसा होता तो वो आपको कहता एस्टिमेट द अनबायस्ड एस्टिमेट या फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। उनमें आप लगाते बेसल्स करेक्शन। बेसल्स करेक्शन क्या है? वो जिसमें आप डिनोमिनेटर में n-1 कर देते हैं वेरिएंस के फार्मूले में। मैं दोहरा देता हूँ, आपने वेरिएंस का कौन कौन से फार्मूले पढ़े हुए हैं? आपने पढ़े हुए ना सिग्मा x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर ओवर n। तो जब बेसल्स करेक्शन लगाते हैं, जब आप सैंपल से पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, तो वो फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाता है और उसको डिनोट भी s स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जिस चीज को आपकी कैम्ब्रिज वाले एस स्क्वायर कहते हैं, कराशा वाला उसको सिग्मा टोपी वाला कहता है। जो आपके सिग्मा टोपी वाला जहाँ लिखा हुआ है कराशा ने, वो आपका एस स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये याद रखना है अपनी बात।
ये आपने ये बेसल्स करेक्शन नहीं लगानी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जिसमें से मैंने 110 का सैंपल ड्रॉ किया और मैं इस सैंपल के थ्रू उस पॉपुलेशन की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा उसने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने बताया कि 110 रॉड्स थे और उनका ही आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो फिर आप ये वाला काम नहीं करेंगे, ना ही बेसल्स करेक्शन जो ये रिलेटेड है इस तरह से, ये भी नहीं लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब आप देखें क्या होगा। सैंपल मीन आपने निकाला, ये आपकी एवरेज आ गई, ठीक है कि नहीं। अब बताएं इसकी वैल्यू क्या आती है। अजमेर भट्टी द ग्रेट, सर मुझे जवाब दो इसका। आजमेर 36.5 over 110, So 0.3318. 0.3318। शाबाश। 18 0.3318 बस। 0.3318 आगे रिपीट हो रहा है सर। अच्छा, तो उसको ऐसे कर लेते हैं ना, 2 कर देते हैं, बस यहाँ 2 लगा देते हैं, 0.33182 कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि अब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे। ये लगाएंगे, सादा फार्मूला S1 वाला लगाएंगे, बेसल्स करेक्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी 12.49 डिवाइडेड बाय यार ये 12.49 है या ये कुछ और है। देखिए आप पढ़े जरा, ये 12.49 भी लिखा हुआ है, फिर 49 के बाद। सर 12.49 ही है। यार मुझे एक बात बताओ यार, लेंथों की सिंपल सम 36 हो तो यार उनके स्क्वायर्स बड़े नहीं होंगे यार। बाद देखना, अगर सिंपल यार लेंथ का सम 36 आ रहा है, यानी इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते x 110 तक 36.5 आ रहा है। तो यार x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसलिए ठीक है कि ये डेसिमल में, ठीक है, मुझे याद आ गया, ठीक है 12.49 है, ठीक है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से मैं गलतियां करता हूँ, बड़ी पोंगियां मारता हूँ। अच्छा हाँ, निकालें वेरिएंस क्या आती है जी। तो बंदा दे जवाब, मिले उसको खूब सवाब, खाए जन्नत के कबाब, पिए पाक शराब। So बंदा 3.4 हाँ 3.44 into 10 raised to power minus 3. 3.44 44 into 10 raised to power minus 3. माइनस 3.442 कह रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चीज देखें। अगला पार्ट है जी, assuming these measurements are sample from a normal distribution with this mean and this variance। इसका मतलब है आपने वेरिएंस के साथ बेसल्स करेक्शन नहीं लगानी। Find the probability that mean diameter of the sample of 110 is greater than 0.345 सेंटीमीटर। अब आप देखें सैंपल मीन की बात आ गई। सर बेसल करेक्शन कब लगाते हैं? जब वो आपसे कहे कि ये सैंपल और एस्टिमेट करें पॉपुलेशन वेरिएंस सैंपल वैल्यूज के थ्रू। अब यहाँ पर बेसल्स करेक्शन, आप देखें ना क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी है कि उसने आपसे मतलब इस तरह से पूछा है कि पहले पूछा फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज मेजरमेंट्स। इसका मतलब है इस सिर्फ इसकी इसी सैंपल की 110 के लोगों की। इसमें उसने ये नहीं कहा कि ये किसी पॉपुलेशन में से, उसने कहा इसी मेजरमेंट्स की अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। आगे जाकर उसने कहा कि assuming these measurements are sample from a normal distribution with this mean and this variance। इसका मतलब है जो वेरिएंस आपने कैलकुलेट कर ली है और इसमें आपने बेसिस करेक्शन नहीं लगाई, इसी यही यूज करें आप। ये मेरा तो मुझे तो इस सवाल की स्टेटमेंट से यही समझ आ रहा है। वैसे अगर ये कैम्ब्रिज में क्वेश्चन इस तरह आता कि जनाब a sample of 110 steel rods is drawn from a population, these are the results, find and ask unbiased estimates of population mean and variance, तो मैं बेसल्स करेक्शन लगाता, ठीक है कि नहीं। ठीक है सर।
अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये कहता है जी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मीन डायमीटर ऑफ द सैंपल, अब जो है उसको आप खुद देखें, एक्स डैश आ गया, वो हो गया जी 0.33182 कॉमा 3.442 इंटू 10⁻³ ओवर 110। अब वो कहता है जी कि मीन डायमीटर इज ग्रेटर देन 0.345, ठीक है। अगर ये उसने बाद में बेसल्स करेक्शन लगाई हुई तो इसमें हमारा कसूर नहीं होगा, क्योंकि उसने अंग्रेजी ऐसी बनाई है। आप खुद देखें, इंग्लिश क्लियर कट जो उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चंस की, वो आपको मतलब बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रही। अब आप देखें, इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालें z ग्रेटर देन की, निकालें, ये क्या आती है? सर 2.356। 2.356, 1 माइनस 5 ऑफ 2.356। जी फाइनल आंसर क्या है? 2.356 का देखें क्या आता है, 0.00 समथिंग आएगा। जी जी, तो मतलब ये आंसर निकालें, क्या आता है, क्या है इसका फाइनल आंसर, मुझे बताएं। सर एक मिनट। जी, शुड वी स्क्वायर 3.44? जी बेटा, ये चूंकि वेरिएंस है ना, ये वेरिएंस है ना, आप देखिए इसको आपने अंडर रूट नहीं लिया, मैंने तो ये वेरिएंस ही लिया, आपने क्या अंडर रूट लिया इसका? ये चीज यहाँ आ रही है ऐसे, तो पूरा ऐसे अंडर रूट ही में ही आएगा, स्क्वायर रूट में ही आएगा। मैंने तो इसको वेरिएंस समझा, आपने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी? जब आपने मुझे इसका ये आंसर बताया, मैं तो इसको वेरिएंस ही समझा। जी सर ये 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 9.2। 10⁻³ ये यार, शाबाश। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि उसके बाद अब इसका पीछे आंसर निकाल, देखें जरा पीछे आंसर देखें, देखें यही आ रहा है। मैं इसलिए आंसर दिखवा रहा हूँ, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ कि उसने कोई उल्टी सीधी शॉर्ट नहीं मार दी। सर यही आ हमने रहा है। यही आ रहा है, शुक्र है। ये इसमें पता है क्यों बात है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही कह रहा था कि आप इस तरह से मूव करें। आए जरा क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। To estimate the mean and standard deviation of the life of a certain brand of a car tire, a large number of random sample of size 50 were tested. The mean and standard error. अच्छा, एक बात याद रखें कि स्टैंडर्ड एरर पूछे क्या होती है। हाँ, स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं, वो बताता हूँ। स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं? इस चीज का नाम होता है स्टैंडर्ड एरर। इसका मतलब उसने डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको दी। The mean and the standard error of the sampling distribution obtained were this. ये चीज 250 और मीन कितना है जनाब? 20500 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। इसका क्रॉस शॉक। Estimate the mean and the standard error deviation of the life of this brand of the car type. अच्छा जी, estimate the mean and the standard error of the sampling distribution were this thing. Estimate the mean and standard deviation of the life of this brand. तो आपको पता है कि mean of population वो तो वही होगा जो mean of sample है। क्यों? क्योंकि म्यू और एक्स डैश जो है वो म्यू को का अनबायस्ड एस्टिमेटर है,
तो जो मीन निकाला है उन्होंने वही जो लिख दिया वही हम पॉपुलेशन का मीन भी ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। और स्टैंडर्ड आपको पता है वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड एरर ये चीज़ है, एन की जगह आप 50 पुट कर लें, एन की जगह आप 50 पुट करें 250। अब आप मुझे बताएं कि ये स्टैंडर्ड एविएशन कितनी आती, 250 इंटू √50 जो भी आती। और इसका उसने क्या कहा है आपसे, हाँ यही मांगा आपसे, एक्सप्लेन व्हाट पार्ट ऑफ दिस what part of the use of the central limit theorem has played in the calculations। जी, explain what part of the use of central limit theorem has played in the calculations। पहली बात है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम पूरे का पूरा इस्तेमाल हुआ। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ इस तरह से थी और आपके पास सैंपल मीन की वैल्यू थी, आपको जो ये वैल्यू दी गई थी ये सैंपल मीन की वैल्यू थी, आपने इसको एज्यूम कर लिया एवरेज के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन के गिर्द सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, कि सैंपल का मीन जो होता है वो एस्टिमेट कर लेता है पॉपुलेशन मीन को। तो आप सैंपल मीन को ही आपने पॉपुलेशन मीन डिक्लेयर कर दिया। और फिर ये जो चीज़ है आपको पता है इसका अंडर रूट ये चीज़ कहलाती है स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, सैंपल मीन की स्टैंडर्ड एविएशन अराउंड ओरिजिनल मीन, ठीक है कि नहीं। और आपने उसे यूज़ किया तो आपने इनफैक्ट उसके थ्रू आपने स्टैंडर्ड एविएशन एस्टिमेट की पॉपुलेशन की। इसका मतलब आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को पूरे का पूरा ही इस्तेमाल किया है, आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को पूरे का पूरा ही इस्तेमाल किया है और उसमें कोई उसके सारे पार्ट्स ही आपने किए इस्तेमाल, ठीक है कि नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। आप क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखें, आप मुझे जवाब दें कि आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 या मैं आपके साथ आपको हेल्प करूं क्वेश्चन नंबर 12। मेरा ख्याल है करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आज क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फिर इसमें रिवर्स जाना है। मैं कहता हूं तू अल्लाह का वली, शाबाश, बिल्कुल तूने ऐसे पहचाना है जैसे पहचानने का हक। ये 0.282 ये शेडेड रीजन है 0.282। 0.282 को 1 से माइनस करें जरा, देखें क्या आंसर आता है। ये बेटा 0.282 को माइनस करें किससे, 0.718। 0.718। अब 0.718 को टेबल में देखें, उसके देखें कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या बनती है। इस पॉइंट पर z की वैल्यू देखें क्या बनती है, z की वैल्यू क्या बनती है। 0.577। 0.577, ठीक है, ये z की वैल्यू। अब आप देखें इसमें जो ओरिजिनल मीन था वो कितना था, 74। तो 75 माइनस 74 ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n इज इक्वल टू 0.577। ये होगी। आप कहेंगे मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है जी, मैंने लगाया है x z इज इक्वल टू x डैश माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n, ये फार्मूला लगाया है बेटा। और इसको आप हल कर लें, आई थिंक इसको आप हल कर लेंगे तो n आ जाएगा। और सेम गोज विद द पार्ट टू में भी यही है। पार्ट टू में सिर्फ इतनी वर्किंग आपको करनी है कि वो जो z की वैल्यू है वो नेगेटिव इस्तेमाल होनी है। ये है 70.4 लाइज समवेयर ओवर हियर जी, 70.4 लाइज समवेयर ओवर हियर। और ये वैल्यू जो है ना, ये आंसर है 0.0037। तो ये आंसर क्या होगा, 0.9967। हाँ जी 0.9967, यार ये मैंने ठीक है 0.9963
0.9963। अब 0.9963 को पीछे टेबल में देखें तो z की वैल्यू क्या आती है, देखें 0.9963 को पीछे टेबल में देखें जरा, 0.9963 को पीछे टेबल में देखें जरा काइंडली। 0.996 2.68 2.68 नेगेटिव साइन के साथ। अब आप खुद देखें -2.68 और 70.4 -74 ओवर 6 ओवर √n। इसको आप n1 कह दें, इसको आप n2 कह दें। आजमेर ये n1 तुम्हारा पहले वाले का आया जो ये 11 पॉइंट तुम बता रहे हो, ये पहले का इसका निकाला है या इसका निकाला है पार्ट 1? हाँ तो वो 12 उसको कह लो। आपका इसका आया 11.98 तो वो 12 डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका भी निकाल लेंगे इस तरीके से आप, ठीक है भाई कि नहीं। ये था यार सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, कल रिजल्ट है तो कल आप क्लास कितने बजे करना पसंद करेंगे? हेलो भाई, हेलो शहजादो, जी सर। कल क्लास का क्या करें? मेरा मशवरा है सुबह 9 बजे कर लो। ठीक है सर। नहीं सर, सुबह नहीं उठा जाता सर। अलबाब यार, अब मेरी बात सुनना, पता है कि इस टाइम मैं निडाल हुआ होता हूँ, अक्सर मैं थका हुआ होता हूँ। आपको पता है पिछले दिनों में मैंने तुम लोगों की क्लास इतनी इंटरेस्ट नहीं ली, उसकी वजह की थी इस टाइम मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी थी, ठीक है। दूसरे का आंसर है जी 20। अजमेर द ग्रेट इज हियर टू हेल्प अस जी। तो अच्छा चलो कल फिर मुझे बताएं, कल फिर आप पक्का क्लास करेंगे? ये ना हो कि आप कहें जी कि रिजल्ट आया तो हमने खुशी मनानी है या व्हाटएवर। कल करें क्लास फिर 3 बजे? कल 3 बजे रख लें सर। चलो जी कल 3 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है कि नहीं। फिजिक्स की क्लास कल बताओ, देख लूंगी सर हाँ। अच्छा कल आपने स्कूल नहीं जाना क्योंकि उन्होंने कहा जी वो आपको ईमेल कर देंगे, सर ठीक आपने है। ग्रुप क्यों खत्म किया सर? मैंने नहीं खत्म किया बेटा, मेरी मजाल है कि मैं खत्म करूँ। तो पता है उधर से हेड ऑफिस से कॉल आई। असल में जो वो सर लाहौर ग्रामर स्कूल वाला लाहौर वाला वाकया हुआ है ना, उसके बाद अब सारे स्कूल बहुत डर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप ना रखे थे। सर जी जी। फिजिक्स की वीडियो वाली अपलोड करेंगे भी यूट्यूब पे? आज जो हुई है जी। वो जी मैं कर, अच्छा ये आजमेर पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड इन लाहौर, ये मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर बात करूं, बल्कि स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। जी रिकॉर्डिंग हो गई है।